ये टीन सिर्फ एक डब्बे में बंधी नहीं थी, ये एक पूरे जनरेशन का स्वाद था, एक घर की खुशबू थी, एक देश की भूख का जवाब था। एक टाइम पे इंडिया में ये एक हिट प्रोडक्ट था, लेकिन आज कोई इसे पूछता नहीं है ऐसा क्या हुआ। इस प्रोडक्ट की वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर की काफ़ी सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई, लेकिन आज इस प्रोडक्ट को कोई जानता तक नहीं है। ऐसा क्या हुआ इस प्रोडक्ट के साथ जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट टूट गया। आज हम शुरू करते हैं एक ऐसे ब्रांड की कहानी जिसने पूरे देश की घी छुड़वाई, लेकिन बाद में खुद को बदलना पड़ा। यह है वनस्पति का इतिहास, यह है डालडा का सफर, और यह है इंडिया के खाने के तेल की ट्रांसफॉर्मेशन की पहली कहानी। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, ये चैनल मैं अकेला बिल्ड कर रहा हूँ, कोई बड़ी टीम नहीं, कोई बड़े गैजेट नहीं। और सच बताऊँ तो आपका एक सब्सक्राइब मुझे पुश करता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपसे नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। अब चलते हैं 930 के इंडिया में। 1930 का इंडिया ब्रिटिश राज। भूख, देसी घी सिर्फ अमीरों की थाली में था। गरीबों के लिए फेस्टिवल पे सिर्फ 1 चम्मच घी मिलता था, वो भी काफी सोचने पर। डेयरी सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं था, सप्लाई लिमिटेड थी और घी का प्राइस आम आदमी की पहुंच से काफी दूर। तब आया एक डच इंपोर्टर एक सोल्यूशन के साथ, एक हाइड्रो जनरेटेड वेजिटेबल ऑयल जो घी जैसा दिखता था और घी जैसा काम करता था। नाम था डाला। लीवर्स ब्रदर्स ने राइट्स किए, नाम में एक छोटा सा एल इंसर्ट किया और दुनिया को मिला डालडा। L4 लीवर, L4 लेगेसी, L4 लगभग एक मोनोपोली। और जाने कैसे बाद में इस प्रोडक्ट के एल लगे। 1931 में हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्टैब्लिश हुई। 1937 में वो आइकॉनिक येलो टीन ग्रीन पाम ट्री लोगों के साथ पहली बार इंडियन बाजारों में पहुंची। और डालडा ने अग्रेसिवली पोजीशन किया खुद को वेजिटेबल घी, जो घी जैसा टेस्ट करता है, उसकी फ्राइंग परफॉर्मेंस को मैच करता है और फिर भी पॉकेट और प्लेट दोनों पे लाइट रहता है। प्योरिटी और मॉडर्न फैक्ट्री प्रोडक्शन, अनऑर्गेनाइज्ड घी के कॉन्ट्रैक्ट्स में ये था कोर ब्रांड प्रॉमिस। पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी वनस्पति का नाम चलता रहा। इंडिया का पॉलिसी का फोकस गया सीरियल्स पे, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। एडिबल ऑयल सीड इस कहानी में कहीं पीछे रह गया। ये एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट बन गया पूरे देश में। गवर्नमेंट ने वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग को क्रूड ऑयल सब्सिडाइज इंपोर्ट्स दिए। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस सेट किए गए। गोल्डन वनस्पति को स्पष्ट रूप से सस्ता रखा गया 1970 से 1980 के बीच में, ताकि मास मार्केट कंज्यूमर तक ये पहुंच सके। उस टाइम घी लग्जरी था, प्रीमियम था, एस्पिरेशनल था, और डालडा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था, अफोर्डेबल था, फंक्शनल था और अवेलेबल था। अब नंबर्स देखते हैं। NSS न्यूट्रिशन रिपोर्ट बताते हैं पर कैपिटल डेली फैट इंटेक 1972-73 से 1993-94 के बीच रफली 24 ग्राम से बढ़कर 31 ग्राम पर पर्सन पर डे हो गई। रूरल और अर्बन एरिया में सिर्फ 7 ग्राम का गैप था। सुनने में ये नंबर काफी छोटा लगता है, लेकिन अगर इस नंबर को करोड़ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैसिव मार्केट एक्सपेंशन है। और एक NCAR हाउस होल्ड सर्वे ने एस्टिमेट किया रफली एक थाली वेजिटेबल फैट, घी, वनस्पति, बटर कंबाइंड कंज्यूम करता था टॉप 5% अर्बन रिच। लो इनकम ग्रुप के लिए चीपर वनस्पति या वेजिटेबल ऑयल ही सब्स्टिट्यूट था। घी एस्पिरेशनल था और डालडा प्रैक्टिकल। और ब्रांडिंग बात करें, लिंटस एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने 1939 में सिर्फ 2 साल ब्रांड लॉन्च के बाद बनाया इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया कैंपेन। एक साथ सिनेमा हॉल में शॉर्ट फिल्म्स, एक राउंड 3 से वैन जो रोड पे लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करता था। रोड साइड स्टॉल्स में डालडा में फ्राई किया हुआ खाना बिल्कुल फ्री, और काफी सारे पैम्पलेट्स बांटे, और गांव में स्टोरी टेलर्स डालडा की कहानी सुनाते थे। और सबसे आइकॉनिक चीज वो येलो टीन ग्रीन पाम ट्री, सिंपल, बोल्ड और अनफॉरगेटेबल। हिंदुस्तान लीवर का ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। पैकिंग साइज कस्टमाइज की गई, घर के लिए छोटी, इंस्टीट्यूशनल और रेस्टोरेंट के लिए बड़ी। और टैगलाइन थी टेस्ट लाइक देसी घी, फील लाइट ऑन पॉकेट एंड प्लेट। और ये पिच करोड़ों को कन्वर्ट कर गई। ग्रोथ के नंबर देखो, 1937 में ऑल इंडिया वनस्पति सेल्स 26,000 टन और 1945 में 1,37,000 टन, 5 गुना ग्रोथ 8 सालों में। सरदार दत्तर सिंह ने खुद 1940 में डॉक्यूमेंट किया था ये शिफ्ट। और साथ ही घी इंडस्ट्री के डिक्लाइन के साथ वनस्पति का राइज, एक फैट का दूसरे फैट से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस, और डालडा का डोमिनेंस नियर मोनोपोली बन गया। और बिजनेस स्टैंडर्ड ने स्पष्ट रूप से लिखा डालडा हैड क्वाइट अ मोनोपोली ओवर द मार्केट टिल 1980s। रफली 25 से 30 साल जीरो कंपटीशन था इस ब्रांड के लिए। डालडा एक ब्रांड नहीं रहा, एक वर्ड बन गया। हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल घी का जेनेटिक डिस्क्रिप्टर, जैसे जेरोक्स फोटो स्टेट का सिनोनिम्स है, जैसे बैंडेड हर बैंडेज का नाम है। अर्बन रूरल डिवाइड भी इंटरेस्टिंग था। NSS 61st राउंड 2004 से 2005 का डाटा, रूरल दिल्ली में 19% हाउस होल्ड वनस्पति यूज करते थे, अर्बन दिल्ली में ओवर 40%। ऑल इंडिया पर कैपिटल एडिबल कंजप्शन, अर्बन में 7.92 kg पर ईयर, रूरल में 5.76 kg 2004 से 2005 के बीच में। रीजनली बात करें तो मस्टर्ड नॉर्थ और ईस्ट में डोमिनेट कर रहा था, कोकोनट साउथ में और ग्राउंड नट्स वेस्ट में, सेसमी राजस्थान में। वनस्पति स्ट्रॉन्गेस्ट था नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के अर्बन सेंटर में। मिठाई शॉप, नमकीन फैक्ट्री, स्मॉल इटरीज, जहाँ भी घी जैसी फंक्शनैलिटी चाहिए थी घी के फ्रैक्शन प्राइस पे, वहाँ डालडा अवेलेबल था। इकोनॉमिक्स टाइम ने रिसेंटली कोट किया कि घी 540 पे kg है और डालडा 90 रुपए। और ये आज का गैप है। 1940 से 1950 में ये और भी बड़ा था। कोई भी एम्पायर हमेशा नहीं रहता। 1980 के बाद दुनिया बदलने लगी और डालडा के लिए वो बदलाव बहुत बुरा साबित होने लगा।
लगा। 3 पावरफुल फोर्स एक साथ आए, साइंस, कंपटीशन, रेगुलेशन, और इन तीनों के मिलने के बाद डेल्टा का डिक्लाइन तय था। पहला फोर्स हेल्थ लेट 1980 से ग्लोबल और इंडियन रिसर्च एक नए डेंजर को समझने की कोशिश कर रही थी। इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट, ये फैट पार्सली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल से बनते हैं। ये नॉर्मल फैट से ज्यादा हार्मफुल होते हैं और हार्ट के लिए और स्ट्रॉन्ग रिस्क बन जाते हैं। ट्रांस फैट बॉडी में क्या करते हैं, ये LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को और ज्यादा बढ़ाते हैं और HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को और कम करते हैं, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाते हैं। लिपोप्रोटीन A भी बढ़ता है और ये सब एक साथ मिलकर हार्ट डिजीज का रिस्क और ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इनका लिंक कुछ कैंसर केस से भी मिला है और प्रेगनेंसी पे भी बहुत बुरा असर देखा गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडियन वनस्पति में TFA कितना है। पुराने सैंपल्स में 40 से 50% पाया गया था, मतलब एक आधा पाउडर पूरा हार्मफुल फैट से भरा हुआ था। और ये वही चीज थी जिसे करोड़ों लोग हर रोज खा रहे थे। बाद के सालों में इंडिया और पाकिस्तान के सैंपल्स में थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी 14 से 34% TFA मिला। एक 2011 की स्टडी ने ये दिखाया कि अगर TFA लिमिट 10% भी मान लो और कोई रोज 30 ग्राम वनस्पति भी खा रहा है, तब भी वो WHO की सेफ लिमिट टोटल एनर्जी का 1% से भी ज्यादा ट्रांस फैट ले रहा है। और उस टाइम इंडिया में क्या था, ना कोई स्ट्रिक्ट लिमिट, ना कोई प्रॉपर गैप और ना ही मैंडेटरी लेबलिंग। और यहाँ एक बहुत बड़ा आयरनी था। 1970 से 80 के बीच में मैसेज क्या था, घी मत खाओ, वेजिटेबल घी खाओ, हार्ट के लिए बेटर है। गवर्नमेंट कैंपेन भी यही बोलते थे और डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते थे। वनस्पति को एक हेल्दी ऑप्शन की तरह दिखाया गया और मिडिल क्लास ने भी इसको अपना लिया। फिर स्टडी बदल गई, घी पर नई स्टडी ने मिक्स और न्यूट्रल इफेक्ट दिखाया। कुछ स्टडीज में तो घी ज्यादा खाने वाले लोगों में हार्ट डिसीज का रिस्क कम दिखा, लेकिन ये कोई फाइनल प्रूफ नहीं था। लेकिन वनस्पति एक्सपर्ट ने क्लियर बोला इसमें कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है और ट्रांस फैट की वजह से ये देसी घी से भी ज्यादा हार्मफुल है। पूरा गेम पलट गया, जो पहले विलन था अब वो हीरो बन गया है और जो पहले हीरो था अब वो पक्का विलन बन गया है। दूसरा फोर कंपटीशन, इंडिया में एडिबल ऑयल का मार्केट पूरी तरह से बदल गया। 1970 में लोग मोस्टली ग्राउंड नट, मस्टर्ड और कोको सीड्स ऑयल यूज करते थे। 2000 तक पिक्चर पूरी तरह से चेंज हो गई। पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल्स ने मार्केट का एक बड़ा हिस्सा ले लिया। पाम ऑयल का शेयर 2001 से 2002 के बीच 29% था और 2012 से 2013 तक ये लगभग 50% हो गया। टोटल ऑयल का यूज 2012 से 13 में अराउंड 17.3 मिलियन टन था, जिसमें से 10 मिलियन टन इंपोर्ट हुआ। इंडिया अपनी डिमांड खुद पूरी नहीं कर पा रहा था और वनस्पति ऑयल इस बड़े मार्केट में ऑलमोस्ट गायब हो गया। 2006 से 2007 में इंपोर्ट सिर्फ 0.25 मिलियन टन और 2007 से 8 में 0.05 और 2008 से 2009 में ये घटकर बचा 0.02%। वनस्पति ऑयल ऑलमोस्ट जीरो हो गया था और साथ ही नए ब्रांड्स मार्केट में आए, हार्ड हेल्थ, लाइट कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल जैसे क्लेम के साथ। अब ये कंपटीशन सिर्फ प्राइस का नहीं था, इमेज का था और वनस्पति ये बैटल हार गया। तीसरा फोर्स रेगुलेशन। 2009 में गवर्नमेंट पैनल ने ट्रांस फैट लिमिट की बात की। 2010 में 10% लिमिट का ड्राफ्ट आया, लेकिन ये डिले हो गया। फिर 2018 में ये प्लान आया ट्रांस फैट को 2% से नीचे लाना है। फाइनली नए रूल्स आ गए। 2021 में 3% था और 2022 में मैक्स 2% और ये रूल सभी ऑयल्स पे अप्लाई किए गए। इंडिया ने WHO का 2023 का टारगेट एक साल से पहले पूरा कर लिया। पब्लिक हेल्थ के लिए ग्रेट न्यूज, लेकिन वनस्पति के लिए ऑलमोस्ट गेम ओवर। लेकिन क्यों? वनस्पति का असली स्ट्रेंथ क्या था? वही टेक्सचर, वही घी जैसा फील और ये आता था पार्सली हाइड्रोजनेशन से। अब जब ये प्रोसेस रिस्ट्रिक्ट हो गया तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। अल्टरनेटिव्स क्या थे? फुल हाइड्रोजनेशन प्लस ब्लेंडिंग या इंटरस्टेरिफिकेशन। दोनों ऑप्शन मुश्किल भी थे और महंगे भी, मतलब कॉस्ट बढ़ गई और प्रोडक्ट का एज खत्म हो गया। टेस्टिंग में दिखाया गया डालडा और गगन जैसे ब्रांड पहले ट्रांस फैट प्रॉपर्ली लेवल नहीं करते थे। लूप होल्स का यूज हुआ था, नए रूल्स आए और ये सब ब्रांड बंद हो गए। अब सच छुपाना पॉसिबल नहीं था। इंडस्ट्री की कंडीशन पहले से ही वीक थी, लगभग 250 फैक्ट्रीज थी, टोटल कैपेसिटी 3 मिलियन टन, लेकिन यूज हुआ था 25 से 30%, मतलब आधी से ज्यादा फैक्ट्री खाली पड़ी थी। डिमांड गिर चुकी थी और ऊपर से रेगुलेशन ने और कॉस्ट बढ़ा दी। सिंपल शब्दों में समझे तो डिमांड कम, कॉस्ट ज्यादा और प्रोडक्ट का एज भी खत्म हो गया। इसलिए वनस्पति इंडस्ट्री धीरे धीरे कोलैप्स की ओर चली गई। 3 फोर्सेस ने डेल्टा को घेरा था, साइंस, कंपटीशन और रेगुलेशन। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ब्रांड ने क्या किया, नया मालिक कौन आया और आज डेल्टा कहाँ है और कल कहाँ जा सकता है। 2003 हिंदुस्तान लीवर, जो बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर बना, उन्होंने एक डिसीजन लिया डेल्टा को बेचने का, 66 साल पुरानी लेगेसी को एग्जिट करने का। डील गई बंज लिमिटेड के पास, एक ग्लोबल एग्री बिजनेस जायंट। डील की वैल्यू लगभग 90 करोड़ के आसपास बताई गई। कुछ रिपोर्ट्स में ब्रांड की वैल्यू 67.5 करोड़ भी अलग से मेंशन हुई। उस टाइम HUL के एडिबल ऑयल्स और फैट सेगमेंट की सेल्स 2002 में लगभग 79.9 मिलियन थी, यानी रफली 370 से 400 करोड़ के बीच। ये डिस्ट्रेस सेल नहीं था, ये एक स्मार्ट एग्जिट था। हेल्थ ट्रेंड्स बदल रहे थे, क्लियर ऑयल कंपटीशन दे रहे थे, ट्रांस फैट की कंट्रोवर्सी बढ़ रही थी। HUL ने सही वक्त पर गेम छोड़ दिया। बंज ने अपॉर्चुनिटी देखी, एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी, ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन और करोड़ लोगों का ट्रस्ट। ये एक रेडी प्लेटफॉर्म था इंडियन ऑयल मार्केट में एंट्री के लिए। बंज इंडिया की रेवेन्यू 2005 में लगभग 800 करोड़ की थी और 2006 में ये 1100 करोड़ तक जाने की एक्सपेक्टेशन थी। मैनेजमेंट ने बताया 60% से ज्यादा रेवेन्यू वनस्पति से आ रहा है, मेनली डालडा से। लेकिन ये मॉडल फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं था, स्ट्रेटेजी चेंज करने की बहुत जरूरत थी और बंज ने एग्जैक्टली वही किया। डालडा को सिर्फ वनस्पति ब्रांड नहीं रखा, उसको मल्टीपल ऑयल ब्रांड बना दिया। सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल सब डालडा के नाम के साथ लॉन्च हुए। 2007 में री लॉन्च हुआ और 2013 में फिर रीपोजिशनिंग
लॉन्चिंग हुई। डेली कुकिंग और टिफिन फ्रेंडली ब्रांड के रूप में सिंपल आइडिया था, प्रोडक्ट बढ़ाओ लेकिन ट्रस्ट सेम रखो। इंडिया में इस ब्रांड के प्रति कंज्यूमर थिंकिंग 3 फेज से गुजरी है। फेज 1 मिड 20th सेंचुरी, बनस्पति मॉडर्न और हाइजेनिक था, घी पुराना और महंगा और डलडा एक अपग्रेड था। फेज 2 1970 से 1990 के बीच, डॉक्टर्स ने बोला घी कम करो, वेजिटेबल ऑयल को यूज करो, बनस्पति को हेल्थ का टैग मिला और मिडिल क्लास ने उसे फास्टली अडॉप्ट किया। फेज 3 2000 के बाद, ट्रांस फैट रिसर्च ने सब बदल दिया, बनस्पति विलन बन गया और घी का अब मिक्स या न्यूट्रल व्यू। कुछ स्टडीज में बेटर रिजल्ट भी मिले हैं लेकिन अभी तक कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया। साथ ही एक नया ट्रेंड आया, ट्रेडिशनल इक्वल टू ऑथेंटिक इक्वल टू बेटर। कोल्ड प्रेस ऑयल, कच्ची घनी, देसी घी सब वापस से डिमांड में आ गए। मार्केट ट्रेंड भी यही दिखाते हैं। एक साइड चीप रिफाइंड ऑयल का यूज बढ़ रहा था जैसे पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल, दूसरी साइड प्रीमियम सेगमेंट में डिमांड बढ़ रही थी, कोल्ड प्रेस ऑयल, कच्ची घनी और देसी घी। क्लास डिवाइड अभी भी क्लियर है, हाई इनकम लोग ब्रांडेड घी लेते हैं, लो इनकम लोग या तो थोड़ा होममेड घी या सस्ते ऑयल्स और वनस्पति यूज करते हैं। डालडा का मेन कस्टमर लोअर इनकम ग्रुप ही था और अभी भी वो वनस्पति ही लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है ये सेगमेंट धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े एडिबल ऑयल कंज्यूमर और इंपोर्टर में से एक है। 2023 से 24 में प्रोडक्शन लगभग 12.18 मिलियन टन था, जो टोटल डिमांड का सिर्फ 44% है, बाकी सब इंपोर्ट होता है। कैपिटा कंजप्शन भी बढ़ रहा है, 2000 में 13 से 14 केजी और आज 19 से 20 केजी पर पर्सन पर ईयर, मतलब डिमांड ऑलमोस्ट डबल हो गई है। मार्केट शेयर पाम ऑयल का 50%, सोयाबीन का 60%, मस्टर्ड का 12%, सनफ्लावर ऑयल का 7% और ग्राउंड नट और कॉटन सीड से 60% से भी कम। इंडिया पहले ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट था, 1992 से 1993 में 97% और अब ये गिरकर 42% हो गया है। गवर्नमेंट प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रही है लेकिन गैप अभी भी काफी बड़ा है और बनस्पति अब ये एक छोटा सा नीश बन चुका है। टोटल कैपेसिटी 30 मिलियन टन और यूज हो रहा है 25 से 30%, मतलब आधी से ज्यादा कैपेसिटी खाली पड़ी है। इंपोर्ट्स में भी इनका रोल ऑलमोस्ट जीरो है और नए रूल जैसे 2% ट्रांस फैट ने इनकी कॉस्ट बढ़ा दी है। रिफाइंड ऑयल के सामने ये और वीक हो गया है। गवर्नमेंट फोकस भी क्लियर है, ट्रांस फैट फ्री इंडिया, और अब बनस्पति का मेन स्ट्रीम फ्यूचर बिल्कुल नहीं है। डालडा का फ्यूचर एक मल्टी ऑयल ब्रांड के रूप में पॉसिबल है लेकिन सिर्फ बनस्पति ब्रांड के रूप में इसका कमबैक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये था डालडा का सफर 1937 से आज तक, लगभग 90 साल। एक ऐसा ब्रांड जो हर घर तक गया, जिसने एक पूरी कैटेगरी को अपना नाम दिया। जब देश गरीब था और घी महंगा था तब डालडा ने लोगों को सस्ता ऑप्शन दिया, लेकिन फिर सब बदल गया, साइंस बदली, कंपटीशन बदला और रूल्स आए। आज लोगों की सोच बदल गई है, जो पहले सॉल्यूशन था आज वही प्रॉब्लम बन चुका है, जो पहले मॉडर्न था वही आउटडेटेड हो गया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या डालडा ने गलती की? नहीं, उसने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया। लेकिन मार्केट और साइंस बिल्कुल रुकते नहीं है। इस कहानी का लेसन सिंपल है, ब्रांड स्ट्रॉन्ग हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सेम नहीं रह सकता, और अगर सर्वाइव करना है तो बदलना पड़ेगा। वो येलो टीन का डब्बा आज भी शायद किसी पुराने घर के कोने में रखा होगा, उसमें या तो अब चाय पत्ती हो सकती है या सुइयां या कुछ पुराने सिक्के। लेकिन एक टाइम था जब उसी टीन ने लाखों घर का चूल्हा जलाया, लाखों थालियों में खुशबू भरी, एक पूरे देश की भूख का जवाब बना। ये कहानी याद रखने के लायक है। तो अब आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी क्या याद है इस येलो टीन के डब्बे से, क्या वो आपके घर में अभी भी अवेलेबल है? थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।